हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? चलिए आज हम आपके कोर्स की एक पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर से डिस्कस करते हैं। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा, जब कभी भी आप हमारे वीडियो सुनते हैं तो आप अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे पास संसाधन है आप तक हम कोशिश कर रहे हैं। मेहनत आप भी कर रहे हैं, मेहनत हम भी कर रहे हैं, तो आप जुड़िए हमसे। ये पोयम बच्चों एक अमेरिकन पोइट एड्रिन रिच के द्वारा 1951 में लिखी गई। मेनली हम बात करेंगे, क्योंकि अब तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया कि पोइट्री हम जब पढ़ते हैं तो उसे कैसे समझते हैं। हम लेंगे इसका स्ट्रक्चरल बेस्ड और फिर हम बात करेंगे इसके थीमेटिक और इसके इंटरप्रिटेशन की। सबसे पहले हम जब बात करेंगे तो इसकी जो पोयम है आप देख रहे होंगे, इसमें आपके 3 स्टेंजाज है। प्रत्येक लाइन में 4-4 यानी आपके प्रत्येक स्टेंजा में 4-4 लाइन है। और राइम स्कीम यदि आप कोशिश करेंगे, बिकॉज आई होप you have learned how to find out rhyme scheme and rhyme। मुझे अब इतना भरोसा हो गया आपसे कि आप अब निकाल लेंगे। तो आपका जो स्टेंजा है, इसकी राइम स्कीम की यदि बात करें तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट राइम। व्हाट डज मीन परफेक्ट राइम? परफेक्ट राइम किसे कहेंगे? जब कपलेट आपका राइम एक उसी शेड्यूल से, उसी आपका डिसिप्लिन से चले। जैसे आपका इसकी राइम स्कीम है ए ए, बी बी, सी सी, डी डी, ई ई, एफ एफ। इस तरह से कपलेट यानी कपलिंग राइम है। प्रत्येक जो स्टेंजा है आपका, जैसे हम ऑन द बेसिस ऑफ 4 लाइन्स, 4 लाइन के स्टेंजा के बेस पर हम उसे क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। तो इसमें कपल्ड राइम है। दैट मीन्स कपल्ड राइम का मतलब है प्रत्येक स्टेंजा में 2 राइम है। राइम अलग चीज है, राइम स्कीम अलग चीज है। यू हैव लर्नड ऑलरेडी। बहुत सारे इसमें लिटरेरी डिवाइसेस और लिटरेरी फिगर्स है जिनका लिटरेचर पढ़ने में अपना महत्व है। हम यदि पोइट की बात करें तो पोइट ने अपनी कविताओं में मोस्टली महिला, फेमिनिन प्रॉब्लम्स एंड सपरेशन और डिस्टिंक्शन, ये मुद्दे कवियत्री ने बहुत ज़्यादा अपनी विषय वस्तुओं में लिए हैं। इस पोयम में आप देखेंगे विषय वस्तु के अकॉर्डिंग कि आपका रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म को हाईलाइट किया है। यहाँ हम सोसाइटी में यदि बात करें तो डोमिनेटेड मेल सोसाइटी। लिटरेचर में अनेकों राइटर्स के ड्रामाज, नावल्स, पोयम्स में ये इस तरह की कंटेम्प्रेरी राइटर्स ने अपने अपने तरीके से हाईलाइट किया है। कवियत्री का जो मेन थीम, हम जब इस कविता को पढ़ेंगे, बिकॉज दिस पोएम इज सिंबॉलिक, टाइटल इट सेल्फ वेरी सिग्निफिकेंटिव। टाइटल अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंटिव है। जब हम ये बात करते हैं टाइटल की, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, हियर it seems as if poet is highlighting the inner world of her aunt. But aunt is a term, aunt is a word. That means aunt means the old one, and old one means a woman who has the experience on the social scenario। एक ऐसी महिला जिसने अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक स्तर पर अपना जेंडराइन डिस्टिंक्शन
एक लिंग दंश झेलते हुए उसने जो अनुभव किए, उन अनुभवों को, एक स्त्री के अनुभवों को एक स्त्री समझ सकती है। और इसलिए उसने ये इट्स नॉट रिलेटेड टू पर्टिकुलरली टू द पोइट, ये केवल मात्र कवियत्री से संबंधित नहीं है। यहाँ एक पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब्रॉड द वर्ल्ड, इट्स नॉट ओनली पर्टिकुलर सोसाइटी और पर्टिकुलर कंट्री और कल्चर, ऐसा नहीं है। ये थीम यूनिवर्सल एप्लीकेशन रखती है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आज भी समाज में पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है, मीन्स पुरुष प्रधान समाज है। हमारे हिंदी कवियों ने भी कई तरीके से इन चीज़ों को उठाया है, अपने तरीके से समाज में चेंज और रिवॉल्यूशन लाने के मकसद से, के मूड से, उद्देश्य से ऐसी विषय वस्तु प्रस्तुत की है। हम पहले कविता की टेक्सुअल लाइंस को लेते हैं और फिर आपके इसके थीमेटिकल और अंडरलाइंग और सिंबॉलिक मीनिंग्स की हम बात करते हैं। आइए देखिए, पोइट स्टार्ट्स टू से आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर्स टाइगर्स यहाँ आपको विजुलाइज किया कि आंट जेनिफर draws embroids tigers on embroidering panel। एम्ब्रॉयडिंग जो फ्रेम है, उसका जो कैनवास, उसका जो पैनल है, उस पर वो डिजाइनिंग करती है। मुझे एज सून एज आई स्टार्ट आंट जेनिफर्स टाइगर्स, तो बच्चों मुझे ऐसी कविता और ऐसा बिब्लिकल रेफरेंस ध्यान आता है। आई थिंक यू हैव गॉन थ्रू द फिलोमिल्स ट्रेजिडी। शायद आपको फिलोमिल की ट्रेजिडी याद होगी। हाउ शी वाज रेड्यूस्ड एंड हाउ हर टंग वाज चोक्ड। किस प्रकार से उसकी जीभ काट दी गई, किस तरह से उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ, वायलेंस यानी जो उसने झेला। इस कविता में विमेन वायलेंस, विमेन टार्चर एंड द सप्रेशन इन द हैंड्स ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी, हम इन बातों को हमारे इर्द गिर्द यदि समाज से भी लेते हैं तो हम ये बात समझ में आती है। आंट जेनिफर अपना इंटरनल जो दुख है, अपना इंटरनल जो वर्ड है, उस वर्ड को एम्ब्रॉयडिंग के द्वारा सिंबॉलिक तरीके से, टाइगर्स आर सिंबल हियर, शी इज नॉट डिस्क्राइबिंग द टाइगर्स, शी इज हाईलाइटिंग हर इनर वर्ड through the symbols of the tigers and tiger here symbol tiger stand for the dominated male society, dominated male society का प्रतीक है। और उनको किस तरह से वो एम्ब्रॉयडर्ड करके उनके डिज़ाइन और उनकी गेस्चर पोस्चर के द्वारा ये बताना चाहती है कि किस तरह से वो महिला जो समाज है उसको टार्चर करता है, किस तरह से उसका दमन करता है। सप्रेसिव यानी विमन की कंडीशन को बताती है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स फ्रांस अक्रॉस स्क्रीन, हियर फ्रांस मीन्स उछलना। उनको जो डिजाइन किया, उनको जो एम्ब्रॉयड किया इस पोजीशन में है। आप यहाँ पर विजुलाइज जो किया गया इसमें देखेंगे कि इस तरह की पोजीशन है, एज इफ इट वर गोइंग टू स्प्रिंग, ऐसी पोजीशन में। और ये पोजीशन किस पे, यानी किस तरह से वो पुरुष जो समाज है वो स्त्री पर इस तरह से कैसे, उसमें कैसे आनंद करता है। फ्रांस बेसिकली वर्ड इज अप्लाइड फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द हॉर्स, हॉर्सेस के एक्टिविटीज को शो करता है।
परंतु लेकिन बट हम बात करेंगे यहाँ पर इस डिजाइन के माध्यम से। स्क्रीन पर उसने बनाया। एंड ब्राइट टोपाज देयर कलर हैज बीन described bright topaz or denizens of the world of green. Denizens means dwellers, रहने वाले, निवासी, कहाँ के? of a world of green. World of green, that means forest. यहाँ इसमें आपका जो फ्रेम और पैनल जो है, इसमें इस तरह का डिजाइन किया, एक यानी जो है वर्ड, फॉरेस्ट वर्ड को बताया, जिसमें पेड़ है, उसके नीचे कुछ फिगर्स है पुरुषों की, 2-3 यानी जो बनाए गए, उसके नीचे साइड में आपके टाइगर्स है। दैट मीन्स ये उस जंगल के यानी निवासी है। दे डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। और इन पेड़ों के नीचे जो फिगर्स दिखाई गई है मैन, पुरुषों की, उससे ये डरते नहीं है, इससे डरते नहीं है। दे हैव नो फियर। प्रोबेबली दीज हैव बीन प्रेजेंटेड एज द हंटर्स। शायद ऐसा हो सकता है कि कवयित्री के पोइट ने अपने इंटेंशनली इनको हंटर्स के रूप में सिंबॉलिकल रखा। बट दे, एंड वन थिंग इज ऑब्वियस, एक चीज और सामने आती है, हंटर्स आर men and tigers are the symbol of men, means tigers are also men. That means they don't have the fears of their own world. They pace in sleek chivalric certainty. They, you know, third and fourth word, beginning word of the third and fourth line of the opening stanza, they, that means here literary anaphora. लिटरेरी व्यू में यहाँ पर ये लिटरेरी आपका जो डिवाइस है, लिटरेरी जो फिगर है, वो एनाफोरा है। जैसे कि ऊपर आप देख रहे हैं, यानी ऊपर आपका पर्सोनिफाइड किया। क्योंकि जो आपको बताया फ्रांस अक्रॉस स्क्रीन, इसमें लिटरेरी पर्सोनिफिकेशन है। क्योंकि आपके जो टाइगर्स हैं, टाइगर्स को पैनल पर बनाया गया है। एंड फ्रांस इज द क्वालिटी ऑफ द लिविंग थिंग। फ्रांस आपका लिविंग थिंग, जीवित यानी जो उसकी जीव की विशेषता है उछल कूद करना। और हमारे पैनल पर बनाए गए ये टाइगर्स उछल कूद नहीं, मीन्स हिल रहे हैं। दैट मीन्स पर्सोनिफिकेशन। एंड हियर दे एनाफोरिक, दे पेस in sleek chivalric certainty. They are certain, they are confident, they have their own pace very गैलेंटिकली, बहुत ही शानदार तरीके से ये यानी अपने कदम रखते हैं। ये अपना यानी बहादुरी के साथ, शान के साथ यानी जो है हिल रहे। फर्स्ट स्टेंजा डिस्क्राइब्स द टाइगर्स। हमारा पहला जो स्टेंजा है, इसमें टाइगर्स को डिस्क्राइब किया और ये बताने का प्रयास किया कि हमारी जो आंट जेनिफर है, उसने व्हाट शी एम्ब्रॉइड्स टाइगर्स एंड व्हाट टाइप टाइगर्स आर वेरी शिवरलिक, ओके। And what qualities these tigers have? These tigers are fearless. They have their own word and they even don't care for the hunters, and they have their own word. In this opening stanza, poet describes their tigers. You know, tigers is the image and embroidering, that means
has a imaginary word, and imaginary word is the internal word. Aunt Jennifer paints or highlights her own internal word. Here other word also artistic view, art view. In art view that she has artistic mood also. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. Here in second stanza, when poet says, when she is drawing, embroidering the tigers and the embroidering work. Tapestry work with the help of the thread and needle, how designed or embroidered. Then here poet says that her fingers fluttering. When poet mentions fingers fluttering, here literary figure is alliteration. यहाँ कवियत्री ने एलिट्रेशन का प्रयोग किया थ्रू हर वूल वर्क. अपना जो वूलन वर्क मीन्स एम्ब्रॉयडरिंग कार्य जब कर रही है, उसके आंट जेनिफर के यानी अंगुलियां कप कपा रही है. यहाँ एक और हम बारीकी से वर्ड्स को देखेंगे तो फ्लटरिंग वर्ड है यहाँ पर. और फ्लटरिंग फ्लटरिंग या तो हम देखते हैं फ्लटरिंग फ्लाई ऑफ बटरफ्लाई एंड द मूवमेंट ऑफ द आईलिड्स. इसका मतलब यह हुआ कि वो डर रही है. किस तरह से वो अपना इंटरनल वर्ड, हाउ शी इज अंडर द प्रेशर एंड अंडर द थंब ऑफ द मेल सोसाइटी, उसे वो एम्ब्रॉयडरी के द्वारा हाईलाइट कर तो रही है, लेकिन उसे फिर भी डर लग रहा है. ये उसके डर का प्रतीक है. फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. आइवरी नीडल that is used for the purpose of embroidering. To pull means to make go through the panel. But here she is fearful. And why the condition of ants fearful? Why she is fearful? Probably poet means, शायद कवियत्री का मतलब है that she is trying to highlight the suppression of the patriarchal society, the dominated male society, how under the thumb of dominated male society women are violated, humiliated and tortured. But she even has fear. Though she tries to highlight, she encourages herself and tries to highlight, but even she is full of fear. The massive weight of uncle's wedding band. Here massive weight of uncle's wedding band. Band here also the symbolic. Band means here the ring, wedding ring. And wedding ring, what type wedding ring? Wedding ring is just weight, and not only weight but a heavy weight. Here massive means heavy, weight of uncle's wedding. Here uncle stands for the dominated male society. And how here poet says, कवियत्री यहाँ ये कहती है कि किस तरह से अंकल द्वारा दाम्पत्य जीवन के प्रतीक, एज ए टोकन ऑफ लव, सेरेमनी ऑफ लव, that is in all culture all over the world of in society, how they show the plot of the love, the token of the love, but it's nothing else a burden, a weight. लेकिन उसका जो वास्तविक रूप है वो तो प्रेम का प्रतीक है, वैवाहिक जो अंगूठी अपने वैवाहिक पवित्र बंधन का प्रतीक है, लेकिन
यहाँ मैं डोमिनेटेड मेल सोसाइटी के द्वारा महिला वर्ग को केवल मात्र यानी ये एक बोझ है, ये इस लाइन के द्वारा सिट्स हैवीली अपॉन द आंट जेनिफर्स हैंड। ये आंट जेनिफर के हैंड पर यानी केवल मात्र एक बहुत भारी वजन के रूप में है। दैट मीन्स ये जिस रूप में इसका प्रचलन आइदर इन क्रिश्चियनिटी और अदर कल्चर एज ए टोकन ऑफ लव द रिंग, बट हियर शी सेज दैट इट्स नॉट सो। वही कहती है कि ऐसा नहीं है, ये क्या है, एक बर्डन मात्र है। ऐसे एज ए स्लेव शी इज ट्रीटेड एज ए स्लेव। सो मेनी राइटर्स हाईलाइट व्हेन वी कम टू डॉल्स हाउस। डॉल्स हाउस में जब हम ये इस तरह की बात पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है द थीम ऑफ डॉल्स हाउस इकोज हियर। यहाँ डॉल्स हाउस की थीम भी इस स्टेंजा से इको करती है, इसकी पूरी थीम से इको करती है। हिंदी काव्य जगत में भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स, ऐसे कवि रहे जिन्होंने महिला को बराबरी का दर्जा देने के लिए महिला के साथ किया जाने वाला जो दुराचार है, महिला के साथ किया जाने वाला अन्याय है, उसे बराबरी का सामाजिक यानी दर्जा नहीं दिए जाने बाबत अनेकों मिशनरी राइटर्स ने, अनेकों मिशनरी पोइट्स ने ये प्रयास किया। एंड हियर आर पोइट एड्रिन रिच इज वन ऑफ दम, नॉट ओनली वन ऑफ दम। Her most poems or most literary creation also go in the favor of a feminist word, because she herself a feminine writer and she can go through the depth and understanding of the women's. When aunt is dead, here in the third and that's the last a stanza of a poem, when aunt is dead, a terrified hands will lie. Here, जब आंट जेनिफर की मृत्यु होगी, a terrified hands will lie, still reigns with ideals she was mastered by. मृत्यु के समय भी आइडियल्स, यर आइडियल मीन्स द हार्डशिप्स, तमाम जितनी भी यानी हार्डशिप, इनजस्टिस, अन्याय उसने जो जीवन में जो देखा, अपने मैरिड यानी जो है लाइफ में जो उसने भोगा, स्त्री के रूप में जो उसने भोगा, वो क्या होगा, शी वाज मैरिड बाई। यहाँ आपका शी वाज मास्टर्ड बाई, जो वर्ड है मास्टर्ड बाई, mastered by also here the word that clears. Mastered means one is mastered by other, that means one who masters, that means the owner, and who is mastered, the slave one. And here uncle, master means aunt is mastered by uncle, that means she is treated as a slave, nothing else. She when she will die, इस तरह की यानी जो परेशानियां जो उसने जीवन में देखी वो सब प्रतिबिंबित होगी। द टाइगर्स इन द पूल। यहाँ हम एक इस ऊपर की लाइन में हम बात करेंगे टेरिफाई हैंड्स। तो टेरिफाई हैंड्स मीन्स डरे हुए हाथ, दैट मीन्स डरे हुए हाथ नहीं, यहाँ वो इज टेरिफाइड, आंट जेनिफर इज टेरिफाइड, एंड आंट जेनिफर इज टेरिफाइड, दैट मीन्स टेरिफाइड हैंड। और उसे टेरिफाइड हैंड के द्वारा कहा गया। सच एप्लीकेशन इन लिटरेचर इज रिगार्डेड ट्रांसफर्ड एपिथेट। हियर लिटरेरी फिगर इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर एपिथेट है ये इस तरह की यानी जो है एप्लीकेशन। द टाइगर्स इन द पैनल दैट्स मेड विल गो ऑन फ्रांसिंग। यहाँ बहुत सारे क्रिटिक्स डिस्प्यूटेड है
लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हमें इंटरप्रेट करते समय एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए। राइटर्स ने जिस व्यू में उसको कहा है उसी व्यू में हमें उसको लेने का प्रयास करना चाहिए। अदरवाइज हम यदि उसको अपने व्हेन वी स्टार्ट टू कलर with own our color and when we try to take in और symbolic view, मेरे ख्याल से कविता का या उस साहित्य के यानी उस सृजन का मीनिंग जा जाना चाहिए वो नहीं जा पाएगा। पोइट मीन्स थ्रू आउट दीज 3 स्टेंजाज, इन तीनों स्टेंजाज में कवियत्री का एकमात्र उद्देश्य रहा है discrimination by the patriarchal society with women, discrimination of gender, sex discrimination, and how woman is regarded as slave, nothing else. She is regarded a doll, nothing else. यहाँ कवियत्री कविता के इस स्टेंजाज के माध्यम से इस बात को हाईलाइट करती है। कलात्मक पक्ष भी है इसमें, जब वो कहती है विल गो ऑन फ्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, दैट मीन्स यहाँ देखिए जिस तरह से कला का नमूना, जिस तरह से एम्ब्रॉयडिंग जो पैनल है जिस पर ये बनाया गया, ये विल कंटिन्यू, कला जैसे बनी रहती है। दैट मीन्स जो कहना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है कि इस समाज में पुरुषों के द्वारा महिलाओं के साथ अन्याय और भेदभाव बना रहेगा। लास्ट लाइन है कविता के इस स्टेंजा की, प्रोबेबली कवित्री herself with the bitter heart, not only आंट जेनिफर, केवल आंट जेनिफर के यानी कैरेक्टर के द्वारा ही नहीं, इंटरनली पर्सनली व्यक्तिगत रूप से शायद कवियत्री ये मानती है। कैसा लगता है कि इस समाज में, पैट्रियार्कल समाज में बराबरी का दर्जा यानी स्त्रियों को मिलना इम्पॉसिबल लगता है, और इसलिए वो क्या कह रही है, विल गो ऑन फ्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। शायद ये इनका फ्रांसिंग मीन्स इनके उछल कूद से मतलब है हाउ दे आर हैप्पी, हाउ दे आर प्राउड ऑफ having the exploitation, doing the exploitation and injustice with the women. And the poet here probably thinks that there is no hope. She herself crestfallen, having the tendency of the patriarchal society, dominated male society, probably she thinks that there is no light, there is no hope, the solution of the genderine discrimination. She hopes by the last line that there will be the reputation of women, they should be equal. Bible says that on the basis of gender, on the basis of caste, on the basis of creed, there should be no distinction, and here she appeals for the equality of the male and women. I think with this interpretation you have the answers of the all questions. यहाँ आपके कोर्स के तरीके से हम इसी तरह से इसको आपको प्रस्तुत कर पाते हैं। हालांकि कविता के अंदर बहुत यानी इसके अंडरलाइंग मीनिंग, सिंबॉलिक मीनिंग से लिटरेरी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, बट मैं समझता हूँ कि आपके स्टैंडर्ड से इतना पर्याप्त है। मुझे उम्मीद है कि आपके ये काम की रहेगी, आपको समझ आएगा। थैंक यू। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।